नमस्कार साथियों। इकोनॉमी की जो ये नई कक्षा है, इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक होते हैं ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी में जो कृषि वाला भाग है यानी एग्रीकल्चर वाला भाग, उसको मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं बताता हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये पिछली क्लास का कुछ छूट गया था इन्फ्लेशन में, वो मैंने शामिल किया है। फिर कृषि का कुछ फैक्ट मैंने शामिल किए हैं। ये फिर कृषि के जो इनपुट होते हैं ना, कि कृषि के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या क्या इनपुट हैं वो, फिर उन इनपुट के भीतर क्या क्या चीज़ें, अभी क्या क्या स्थितियां हैं, क्या तथ्य हैं, वो सभी भी मैंने शामिल कर रखे हैं। और उन इनपुट्स में आज सबसे पहले लैंड पढ़ेंगे हम, भारत में क्या स्थिति है और क्या सुधार किए जा सकते हैं, क्या कानून है। और सेकेंड जो तथ्य मतलब जो इनपुट है, उसमें हम सीड पढ़ेंगे यानी बीज, उसकी भी वही स्थिति पढ़ेंगे सब। और अंत में हम पढ़ेंगे सिंचाई कि सिंचाई की क्या स्थिति है, और इससे संबंधित जो भी योजनाएं चल रही हैं करंट में, या फिर जो पुरानी भी हैं, वो भी एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, तो मैं उन्हें भी बताऊंगा आपको। तो ठीक है, आप तैयार रहिए। अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो वही कि जो पुरानी कक्षा थी ना इन्फ्लेशन वाली, मैंने पढ़ाई थी, उसमें कुछ जो तथ्य हैं वो छूट गए थे। हाँ, मैं आज उन्हें वहाँ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है ना, हमने कहा कि जो इन्फ्लेशन है वो, उसकी जो सारी कहानी थी, मतलब कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, वो सभी मैंने बताया था। लेकिन सरकार इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देती है और बहुत कम भी नहीं होने देती है, क्योंकि वरना अर्थव्यवस्था ग्रो कैसे करेगी। कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट वाली फीलिंग आनी चाहिए ना, कि मतलब कीमत बढ़ेगी तो हमें मुनाफा होगा, तभी तो लोग काम करेंगे। तो इन्फ्लेशन ना तो बहुत कम होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो सरकार जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वह सरकार करती है, लेकिन आरबीआई की मदद से। ठीक है, जो इन्फ्लेशन का टारगेट है ना, वो मतलब सरकार ही अंतिम जो निर्णय होगा कि क्या इन्फ्लेशन होना चाहिए, वो सरकार का ही होगा, लेकिन उसमें जो आरबीआई है वो सरकार की मदद करेगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कौन करता है, तो सरकार आएगा। हाँ, क्योंकि आरबीआई तो केवल मदद कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो भारत, तो फिर भारत का इन्फ्लेशन टारगेट है कितना, तो भारत का जो इन्फ्लेशन मतलब हम कितने के बीच नियंत्रण करेंगे, वो है 2% से 6% के बीच। यानी इन्फ्लेशन ना 2% से कम भी नहीं होना चाहिए और 6% से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इसके बीच में ही शामिल होना चाहिए। तो इसे ऐसे भी लिखते हैं, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, 4 + -2, यानी 4 में प्लस करोगे तो 6, माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा ना, 2 से 6 के बीच में। और इन्फ्लेशन हम किसके आधार पर काउंट करते हैं, कल मैंने 2 इंडेक्स बताए ना आपको, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। तो भारत में जो मुद्रास्फीति का लक्ष्यीकरण किया जाता है वो सीपीआई के आधार पर किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आ गया होगा समझ में, नोट डाउन करिए। अब पढ़ते हैं हम लोग कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर। अब इससे सबसे पहले तो मैंने कुछ कुछ ये फैक्ट लिख रखे हैं, सीधे मगअप करिए, ऐसे ही सीधे आ जाएंगे एग्जाम में ये। ठीक है, तो आप इन्हें नोट डाउन करिए। सबसे पहले मैं अगर आपको इन फैक्टों की बात करूं, तो पहला फैक्ट है भारत जो दुग्ध उत्पादन है उसमें विश्व में नंबर 1 है, पता ही होगा आपको। और जो वेजिटेबल ऑयल कहते हैं ना हम लोग, वनस्पति तेल, उसका भारत सबसे बड़ा आयातक है। आयातक मतलब पता है ना, मतलब हमारे पास वेजिटेबल ऑयल बहुत कम है, हम विदेशों से मंगाते हैं, और विश्व में सबसे ज़्यादा हम ही मंगाते हैं। ठीक है, फिर थर्ड फैक्ट, जो चीनी है ना, उसके उत्पादन में हम दूसरा सबसे बड़े उत्पादक हैं। चीनी का जो उत्पादन होता है ना, उसमें हम सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर उत्पादन करते हैं। हाँ, पहले पर नहीं, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, लेकिन उपभोग के मामले में यानी खाने के मामले में हम प्रथम हैं। ठीक है, उत्पादन में दूसरे हैं और उपभोग के मामले में फर्स्ट हैं। अंडे के उत्पादन में हम 3rd स्थान पर हैं, और मांस के उत्पादन में हम 8वें स्थान पर। लिखना है, याद करना है ये सब। ठीक है, अब अगली बात समझते हैं। अगली बात है जो कृषि से संबंधित क्षेत्र होते हैं। कृषि में केवल चावल धान, ये मतलब फसल उगाना ही शामिल नहीं होता। कृषि में कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, और जो वानिकी वाली चीज़ें आती हैं, वनु से संबंधित चीज़ें, हम वनु से भी तो कई सारी चीज़ें मिलती हैं, वो भी कृषि में ही शामिल करी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन मतलब सबसे ज़्यादा कृषि में किसका योगदान है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन तो हमें मतलब जो हमें उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा फसलों से होता है, मतलब सबसे ज़्यादा लाभ, सबसे ज़्यादा उत्पादन कृषि से संबंधित क्षेत्रों में फसल, उसके बाद पशुपालन से, उसके बाद फॉरेस्ट्री से, फिर अंत में मत्स्य पालन से। समझ गए क्रोनोलॉजी का? आपको पहला याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अगर इन चारों को पूछ लिया तो फसलों से हमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कृषि के इनपुट्स, यानी जो कृषि होती है वो करने के लिए, कृषि हमें खेती करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, इन सभी चीज़ों को कहते हैं कृषि के इनपुट्स।
तो वो इनपुट्स मैंने शामिल कर रखे हैं यहाँ पर, और हम विस्तार से भी उन सभी के बारे में जानेंगे कि किसकी क्या क्या स्थिति है। ठीक है, तो पहले कृषि के इनपुट्स की बात करें तो सबसे पहले चाहिए जमीन, चाहिए ना, फिर हमें चाहिए बीज, उगाएंगे क्या, फिर हमें चाहिए कीटनाशक, अगर उगाएंगे तो कीटनाशक छिड़कने पड़ते हैं, फिर हमें चाहिए सिंचाई, फिर हमें खाद भी चाहिए, फिर कृषि के लिए अगर कोई गरीब है तो उसके पास पैसे नहीं है तो पहले उसे ऋण भी चाहिए, पैसे आए फिर तो कुछ सामान लाए, बीज लाए, लेबर चाहिए उसे, और कीटनाशक ये सिंचाई, इन सभी चीज़ों में भी तो धन ही लगेगा। तो ये हैं कृषि के इनपुट्स, समझे। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे, बशर्ते मैं सारे तो आज एक ही दिन में नहीं पढ़ा पाऊंगा, 3 आज शामिल कर रखे हैं मैंने, फिर 3 कल शामिल करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले जमीन की बात। तो देखिए सबसे पहले भारत में जमीन की क्या स्थिति है। जमीन यानी लैंड, भारत के पास विश्व में जितनी भी जमीन है ना उसका 2.5% ही है, मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया, और पॉपुलेशन देखिए विश्व का 17.5% पॉपुलेशन है। देखिए कितनी डिस्पैरिटी है, मतलब जमीन बहुत कम है, जितने लोग हैं ना मतलब जमीन बहुत कम है, इसलिए जमीन पर दबाव बहुत ज़्यादा है। मतलब देखिए विश्व की जो आबादी है उसमें तो हमारा 17.5% है, और जमीन हमारे पास केवल 2.5% है, यानी बहुत सारे लोग हैं लेकिन जमीन कम है, यह है इसका तात्पर्य। अब होता क्या है, इससे चुनौती क्या उत्पन्न होती है। फिर जो चुनौती की बात करें तो देखिए क्या होता है चुनौती में, अगर मैं आपको बताऊं, आबादी क्या है हमारी, वृद्धि हो रही है, तो जमीन का विभाजन भी तो होगा। जैसे हम घर में पढ़ते हैं 2-3 भाई हैं तो सभी में जमीन का बंटवारा कर दिया जाता है, तो फिर एक जो बड़ा खेत था वो छोटा बन गया, भूमि जोत का क्या हो गया, विखंडन हो गया, छोटे छोटे हिस्सों में बच जाती है जमीन। इससे क्या होता है, छोटे छोटे खेत होते हैं तो हम जो उतने संसाधन होते हैं वो नहीं लगा पाते, मतलब ऐसे ही चलो यार एक दो ही खेत हैं ऐसे ही लगा लेते हैं, ज़्यादा मशीनी उपयोग नहीं करेंगे, ज़्यादा संसाधन खर्च नहीं करेंगे तो उत्पादकता क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली तो जो उत्पादन है वही कम होगा ना। तो ये तो हमारी कृषि के लिए नकारात्मक पॉइंट है, और तो कृषि में जो चुनौतियां होती हैं उनमें ये शामिल होते हैं, समझ गए होंगे आप। अब आगे की बात करें तो जो हम लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं ना, भूमि सुधार, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और सरकार के क्या क्या उपाय रहे या किन लोगों ने क्या क्या किया, वो सभी चीज़ें भी मैं यहाँ पर शामिल करते हुए आपको बताता हूँ। तो देखिए भूमि सुधार का तात्पर्य है कि जो अभी तक भूमि की व्यवस्था बनी है उसको बदलना, यानी जो गरीब है उसके लिए भी कुछ ना कुछ हिस्सा प्रदान करना। देखिए तो इसमें क्या क्या होता है मैं अगर आपको बताऊं, सबसे पहले हम करते हैं जो ये जमींदारी उन्मूलन नहीं है वो करते हैं। मतलब पहले हम पढ़ते हैं ना, जमींदार होता था, एक लैंडलॉर्ड होता था और उसके पास कई एकड़ जमीन होती थी और उस पर वो जो अन्य किसान हैं उनसे खेती करवाता था। लेकिन ये तो गलत बात है, अगर सारी जमीन उसी के पास होगी तो जो गरीब आदमी है उसके पास कहाँ से आएगा। तो हम क्या करते हैं, जो ये जमींदारी की प्रथा थी इसका उन्मूलन करते हैं। इसमें क्या होता है, हम एक फिक्स लिमिट तय कर देंगे कि कोई भी आदमी 500 एकड़ से ज़्यादा जमीन, 500 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन नहीं रखेगा, उससे ज़्यादा होगी तो सरकार एक अपने पास ले लेगी और गरीबों में बांटेगी। तो यह है जमींदारी उन्मूलन, समझ गए। फिर होता है भूमि अधिग्रहण, वही इसी का भाग, अगर ज़्यादा जमीन है तो सरकार अपने पास ले लेगी। भूमि एकत्रीकरण, जैसे मैंने बताया ना कि अगर जमीन का बंटवारा होता है तो छोटे छोटे हिस्सों में मतलब वो बढ़ जाती है और खेती अच्छे से नहीं हो पाती, तो इन छोटे छोटे जमीन को एक साथ एकत्रित करके लोगों में वितरित करना, यह होता है भूमि एकत्रीकरण। ठीक, अब क्या क्या कानून बने देखो, आपको पता होगा स्वतंत्रता के बाद 1951 में जो विनोबा भावे जी हैं हमारे, उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था। कहाँ से, कुछ पोचमपल्ली गांव, शायद मैं अगर ठीक ध्यान कर पा रहा हूँ आंध्रा का, हाँ वहाँ से शुरू किया था इन्होंने, पोचमपल्ली गांव से विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, इसमें उन्होंने यही कहा कि अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो अपनी इच्छा से दे दीजिए ना उसे, गरीब भी तो उनका भी तो कुछ भला हो। तो ये था। फिर एक वन अधिकार कानून आया, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का है ये। ठीक है, 2006 में एक फॉरेस्ट अधिकार कानून, इसने भी जो जमीन से जुड़े लोगों के अधिकार है ना उसका संरक्षण किया। फिर एक भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण वाली प्रक्रिया, यानी जो आपके पास जो भूमि के दस्तावेज है ना उनको मॉडर्नाइज करेंगे ताकि कोई भी बाद में कुछ लूप होल ना ढूंढ सके उसे। इसके बारे में मैंने आगे बता रखा है। तो देखिए जो भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण प्रोग्राम है ना, ये कब का है, ये है 2008 का, सनी पूछेगा आपसे सीधे। और जो वन अधिकार कानून है यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये है 2006 का। ठीक, और एक और तथ्य की जो जमीन है ना, लैंड है, हम पढ़ते हैं संविधान में जो 7वीं अनुसूची है कि उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, पढ़ते हैं ना, वो आगे पढ़ेंगे ही हम। तो हम वहां पढ़ते हैं कि जो जमीन है ना, लैंड है, ये जो लैंड है वो राज्य सूची का विषय है, अर्थात इससे कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। ठीक है, ये भी याद करने वाली चीज है। चलो हमारा लैंड पूरा हुआ। अब जो सेकेंड इनपुट है वो है बीज।
यानी सीड। दूसरी यही आवश्यकता होती है, ज़मीन चाहिए, फिर हमें बीज चाहिए। बीज के लिए हमारे मतलब जब स्वतंत्रता के बाद जो हरित क्रांति चली थी, जो कृषि उत्पादन है ना, इसे बढ़ाने के लिए हरित क्रांति चली थी। ये थी क्या? फिर हरित क्रांति में हुआ क्या? जो उच्च उपज देने वाले बीज है ना, उनकी किस्मों का प्रयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाना। यानी जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स हैं, वेराइटीज़ है ना, जैसे कोई बीज है, उसकी कुछ ऐसी बीजें होती हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रकार होते हैं जिनसे उत्पादन ज़्यादा होता है ना, तो उनका प्रयोग किया, फिर कृषि उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया। हालांकि हमने कुछ आनुवंशिक चेंजेस भी किए थे, मतलब कि जो उनके डीएनए वगैरह में चेंज है, उससे भी उत्पादन बढ़ता है, ठीक है, वो किया। तो पहला चरण था जो 1965 से 70 के दौर में, तब जो गेहूं का उत्पादन है ना, उसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई। मतलब वैसे तो सभी चीज़ों में हमने लागू किया, धान, गेहूं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का बढ़ा, ड्रास्टिकली बढ़ा। फिर जो दूसरा चरण था 1970 से 80 के दौर का, उसमें हमने इस हरित क्रांति को, पहले तो जो उत्तर भारत के राज्य थे ना, यूपी, बिहार, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में यह लागू किया था। फिर जो देश के अन्य राज्य हैं, यानी साउथ के, या फिर पश्चिम बंगाल साइड, या फिर राजस्थान वगैरह, वहां भी हमने इसे प्रसारित किया सेकेंड स्टेज पे, ठीक है। ठीक है, अब एक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, उसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि कभी भी एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, मुझे लग रहा है। बायोफोर्टिफिकेशन, वही हिंदी हिंदी को ढूंढने की कोशिश मत करना, इंग्लिश में ही याद रखना। बायोफोर्टिफिकेशन का तात्पर्य होता है जो हमारे पास खाद्य उत्पाद होते हैं, जैसे चावल है, कुछ भी है, मतलब फसल, उसकी जो पोषक क्षमता है ना, पोषक जो गुण है, उसको बढ़ाना। मतलब जो खाद्य उत्पाद है उनको अधिक पोषक युक्त बताना। अब ऐसे कैसे बनाएंगे? वही जीन को मॉडिफाइड करेंगे, अगर कैल्शियम कम है कैल्शियम डालेंगे, जिंक डालेंगे, प्रोटीन्स डालेंगे, और वो उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बनाएंगे, और मतलब उससे मतलब अल्टीमेटली जो हमें पोषण मिलेगा वो अधिक मिलेगा, ठीक है। तो बायोफोर्टिफिकेशन का तात्पर्य खाद्य उत्पादों को अधिक पोषक युक्त बनाना, ठीक। अब पढ़ते हैं हम लोग जो जीएम क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं ना, हम लोग जीएम क्रॉप्स, उसके बारे में समझते हैं। आपने सुना ही होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक है। तो देखिए, जीएम क्रॉप्स के बारे में अगर मैं बताऊं, जीएम क्रॉप्स का तात्पर्य होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें। यानी जो मुख्य फसल है ना, उसी के जो जीन हैं उनमें हमने कुछ साइंटिफिकली एडिट किया, फिर उन्हें अधिक उत्पादन वाला, अधिक पोषण वाला बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि भारत में अभी तक केवल एक ही जीएम फसल है जिसके उत्पादन की अनुमति दी गई है, ठीक है, और वो क्या है? बीटी कॉटन। जो कपास है ना, अभी तक केवल उसी को अनुमति दी गई है ऐसे, क्योंकि इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, पर्यावरण पर, स्वास्थ्य पर, अन्य भी चीज़ें। तो हमने अभी तक केवल एक ही को मंजूरी दी, वो क्या है? बीटी कॉटन। और कब से? 2002 से, ठीक है, याद करिएगा। अब इसका जो अन्य तथ्य है वो यह है कि अब जो जीएम फसलें होती है ना, इनको कोई रेगुलेट भी तो करता होगा। मैंने बताया इसके कई पर्यावरणीय नुकसान भी हैं, स्वास्थ्य नुकसान भी हैं, तो इन्हें रेगुलेट करना बहुत ही जरूरी है। इन्हें रेगुलेट करता कौन है? इन्हें रेगुलेट करता है जो हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते हैं ना, 1986 का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसके तहत एक समिति है GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्राइजल कमिटी, कुछ ऐसी है मेरे ख्याल से, मतलब शायद गलत हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक GEAC, हाँ, मैं एग्जैक्ट फुल फॉर्म तो याद नहीं कर पा रहा। वो समिति जो पर्यावरण संरक्षण एक्ट के अंतर्गत है, वो इन्हें रेगुलेट करती है। यानी कोई अनुमति देनी हो तो ये करती, पहले अप्रूवल देगी, फिर सरकार को भेजेगी कि अब आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। आपको बस ये बॉडी याद रखनी है, ओके। अब हमारा अगला टॉपिक है अंतिम टॉपिक है सिंचाई। जो एक सिंचाई भी इनपुट है, लगा दिए बीज, अब हमें उन्हें सिंचाई देनी है, ठीक है। तो सिंचाई के बारे में कुछ तथ्यों की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन। भारत के पास विश्व का 4% जल संसाधन है। देखिए अभी भी कितनी डिस्पैरिटी है, हम पॉपुलेशन में तो 17.5% है विश्व का, लेकिन हमारे पास जल संसाधन केवल 4% है। यानी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जल संसाधन बहुत कम है, वही दबाव बढ़ जाएगा, फिर कमी होगी, ठीक। इसीलिए हमारी जो 50% कृषि अर्थव्यवस्था है ना, वो वर्षा पर आधारित है। यानी अभी का सीजन, तो ये मानसून सीजन है ना, इस दौरान सर्वाधिक बारिश होती है, तो यही सीजन कृषि के लिए, मतलब कृषि को ग्रो करने में हमें मदद करता है, ठीक है। और एक और तथ्य, अब देखिए, अगर 50% कृषि पर आधारित है और जो 50% बाकी की बची, वो कैसे? भूजल से, पहले बारिश हुई, जो भूजल रिसोर्सेज हैं वो रीजेनरेट हुए, फिर उससे हम सिंचाई करते हैं। तो फैक्ट ये है कि विश्व में भूजल से सर्वाधिक सिंचाई भारत में ही की जाती है। अगर ये क्वेश्चन कभी भी बन सकता है कि भूजल से सिंचाई के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि अगर हम जितने भी जल संसाधनों का निष्कर्षण करेंगे, अल्टीमेटली नुकसान तो हमें होगा, बाद में खत्म तो हो ही रहे ना वो। जितनी तेजी से वो भर रहे हैं, उससे दुगनी तेजी से हम उन्हें खर्च कर रहे हैं, तो समाप्त तो होने ही है वो एक ही। अब पढ़ते हैं सिंचाई व जल से जुड़ी कुछ योजनाएं जो सरकार ने चलाई हैं, ठीक है।
तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो सिंचाई व जल से जुड़ी योजनाएं, कुछ योजनाएं देखिए। सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये कब की है? 2015। इनके अंदर बहुत सारी डिटेलिंग है, मतलब वो काम की नहीं है ना, मतलब उनसे क्वेश्चन बहुत ही कम बनेंगे, रेयर ऑफ रेयर बनेंगे। अब 100 स्कीम्स पढ़ोगे, उनके भीतर की चीज़ें करोगे और जो इनपुट आउटपुट रेशियो है वो पॉइंट में कुछ आ रहा है, तो इतनी भी मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। जो मतलब जहाँ लगता है कि इससे बेहतर मुझे आउटपुट कॉस्ट अच्छी होगी उसी को कवर। तो इसका सनी याद रखिए, आप सीक्वेंस में याद रखिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015, नमामि गंगे योजना 2015, याद रखनी है। फिर जल जीवन मिशन 2 है यहाँ, एक तो ग्रामीण है और एक शहरी है। ग्रामीण वाली 2019 से शुरू हुई और शहरी वाली 2021 से शुरू हुई। तो हमें इसके भीतर करना क्या है? 2024 तक हर घर नल से जल। तो जल जीवन मिशन का तात्पर्य हर घर को नल से जल मिलना चाहिए। कब तक मिलना चाहिए? 2024। आजकल हम सभी के घरों में भी ये सरकारें मतलब ये नल वगैरह पाइप पानी के कनेक्शन वगैरह दे ही रही है, गाँव में भी देखा होगा आपने। तो वो इसी स्कीम के भीतर है। हाँ ठीक। अब अगली स्कीम है अटल भूजल योजना। इसके भीतर भी डिटेलिंग है, आप सन याद रखिए। कब की? 2019 की, ठीक है। और एक अंतिम योजना और है अमृत योजना। अमृत योजना इसमें क्या है? ये 2015 से है, 2015 से है ये। इसमें 500 शहरों को शामिल किया है। ये क्वेश्चन बनेगा कि अमृत योजना में कितने शहर शामिल है, तो 500 शहर शामिल हैं। इनमें इन 500 शहरों में ही जल व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, स्वच्छता, इन सभी को मेंटेन करना है, मतलब इन सभी की अच्छी स्थिति बनानी है। तो आज इतना ही रखते हैं क्लास में। आपको अच्छी लगी रही होगी, नोट डाउन करिए, याद करिए, जब अगली क्लास तक ये सब पूरा कवर करिए अच्छे से, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं और इसके जो अन्य टॉपिक बचे हुए हैं उन्हें कवर करते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।